चलो भाई, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? वॉल्यूम आ रहा है सही बराबर? चलो, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? नेम पढ़ने थे हमको, नोमेनक्लेचर। ठीक है भाई, तो नोमेनक्लेचर की बात करेंगे हम लोग। तो जब नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो कुछ बेसिक बातें आपको थोड़ी सी कॉमन नेम की भी करनी है। तो जब हम लोग कुछ कॉमन नेम की बात करते हैं तो देखो, कॉमन नेम की बात के अंदर आपको पहली बात ये करनी है कि जो इसके अंदर नेमिंग की जाती है वो की जाती है या तो सोर्स के आधार पे, किस सोर्स से आपको वो कंपाउंड मिल रहा है, यानी किस स्रोत से मिल रहा है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी गुण क्या है, या फिर कोई साइंटिस्ट है उसके नाम के आधार पे। तो जनरली इन तीन नाम के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नेम करते हैं कंपाउंड्स का। तो ये किया जाता है, देखो इधर बोर्ड पे, सोर्स यानी स्रोत, प्रॉपर्टी मतलब गुण, साइंटिस्ट के नेम पे, वैज्ञानिक के नाम के आधार पे। तो इन बेस पे इनकी क्या करते हैं, नेमिंग एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं, बट मेनली आपको ये मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लें हम लोग, उदाहरण ले लिया हमने CH4। आपको बहुत जगह इसका नाम मिलेगा। ये कहाँ से निकलती है, किस सोर्स से निकलती है? तो ये निकलती है दलदल से, मार्शी एरिया से। दलदल को कहते हैं मार्शी एरिया। तो मार्शी एरिया के नाम पर इसको क्या बोल दिया, मार्श गैस। पढ़ा ये नाम? तो बहुत बार पूछा जाता है अपने को। जैसे मार्श गैस के नाम से हम किसको जानते हैं, मीथेन को जानते हैं। जैसे CH3COOH, क्या है ये? एसिटिक एसिड तो बोलते हैं अपन इसको, लेकिन मिलता है किससे, विनेगर से। तो विनेगर से मिलता है। विनेगर का मतलब होता है सिरका। तो आपने इसका नाम पढ़ा होगा, सिरके का अम्ल कहलाता है ये। अचार में यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड, HCOOH किससे मिलता है? फॉर्मिका से मिलता है। फॉर्मिका होती है लाल चींटी, तो इसको देखा गया था फॉर्मिका में। फॉर्मिका का मतलब लाल चींटी में। तो नाम क्या रख दिया इसका, फॉर्मिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं आपको, जैसे CH3 चलो पहले आप एक काम करो, एक 3 लिख लो। तो इसमें या तो हम सोर्स के आधार पे नेमिंग करेंगे, या उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे करेंगे, या फिर हम लोग साइंटिस्ट के नेम के आधार पे करेंगे। बंद करें? ये भी बंद करें? ठंड लग रही है क्या? बस
लिख लिया? फोर्थ नंबर पे देखिए CH3OH, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। CH3OH ये मिलता है लकड़ी से, इसलिए इसको बोलते हैं वुड स्प्लिट। ये नाम सुना होगा आपने, वुड स्प्लिट। ये क्वेश्चन खूब बार पूछता भी है। वुड स्प्लिट के नाम से किसको जानते हैं? मिथाइल एल्कोहल को जानते हैं। और IUPAC नाम में अपन इसके पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे? मेथेनॉल। ठीक है, देख लिया? हटाएं इसको। तो इसे चार ये काम काम के एग्जाम्पल है तो खूब सारे, जैसे आपने पढ़े हैं सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में मिलेगा, टार्ट्रिक एसिड किसमें? इमली में मिलेगा, मैलिक एसिड एप्पल में मिलेगा। है तो खूब सारे, बट ये अपने इतने काम के नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने को तो जस्ट बेसिक जानना है इनका, इसलिए। फिफ्थ नंबर पे जैसे CH3CHCOOH, ये OH, यह क्या है पता है? ये मिलता है दूध दही से, खट्टे दूध दही से। और दूध दही के लिए साइंस में वर्ड होता है लेक्ट। तो कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। ठीक, बाद में लिखना, देखो इधर बोर्ड पे। तो इस तरह से हम लोग सोर्स के आधार पे बहुत सारी नेमिंग करते हैं, प्रॉपर्टी के आधार पे, गुण के आधार पे, गुण के आधार पे। उसमें हम लोग देखते हैं क्या, जैसे हमने ये देख लिया C6H12O6, क्या ये होता है मीठा, और मीठी होती है शुगर, और शुगर के पीछे लगता है ओस, नाम बन गया क्या? ग्लूकोस। ठीक है, तो मीठा था तो इसको शुगर बोल दिया, तो इसको ग्लूकोस नाम दे दिया। ऐसे ही कुछ है साइंटिस्ट के नाम के आधार पे, साइंटिस्ट के नाम के आधार पे। साइंटिस्ट के नाम के आधार पर, जैसे आपने दो फेमस पढ़े होंगे जो अपन एल्केन एल्केन एल्काइन पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे क्या? एक तो जैसे आपको मिलेगा RMGX, क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हिंदी वाले बोलते हैं ग्रिग्नार, ग्रिग्नार्ड। सुना है ना नाम? इसके रिएक्शन पढ़ोगे आप, वहाँ पे नाम आता है ग्रिग्नार अभिकर्मक, तो वो साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। और एक और नाम आएगा आपके R2ZN, क्या है ये? क्या है बताओ, पता है क्या? इसको कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, सुना है ना? ये जब रिएक्शंस पढ़ोगे सब आएंगे वहां पे, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, लिख लो इसको। तो कुल मिला के रटा हुआ होना चाहिए, इसने ये नाम दिया था, इसका नाम ये है, इसमें कोई लॉजिक वोजिक है नहीं।
लिख लिया? ठीक है। फिर जब हम लोग आईयूपीएसी पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूट एक तरह से दिखेंगे तो उनका नामकरण भी हम लोग कॉमन नेम के आधार पे करते हैं। तो एक नोट लिखो, नोट देखिए क्या है। नोट ये है कि एल्केन के अंदर, एल्केन में जो आइसोमर होते हैं, आइसोमर का नाम लिखने के लिए कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स समझते हो क्या कहते हैं? पूर्व लग्न यूज करते हैं। जैसे इधर देखो बोर्ड पे, अगर ऐसी स्ट्रक्चर मिली आपको स्ट्रेट लाइन, जिसको आप कहते हो अनब्रांच, तो अनब्रांच्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अनब्रांच्ड के लिए हम लोग लगाते हैं एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखी कहीं तो इसके लिए क्या लगाते हैं? इसके लिए लगाते हैं आइसो। अगर ऐसी स्ट्रक्चर दिखी तो ये नियो नहीं है, ये नियो है, ठीक है। पहचान देख लो एक बार वापस, गलतियां यही होगी, कंफ्यूज हो गया टर्शरी ब्यूटाइल कौन सा है, नियो कौन सा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कौन सा है, सब अलग अलग है। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दे रखी है, आइसो, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, नियो पेंटाइल, ये सारे नाम कंफ्यूज करेंगे वहाँ पे जब आईयूपीएसी में नाम आएगा। तो स्ट्रेट लाइन हो या फिर कह सकते हो अनब्रांच। अनब्रांच का मतलब अशाखित हो, कोई ब्रांच नहीं लग रही हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है? एन यूज़ करना है, नॉर्मल जिसको कहते हैं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा हो 1 2 सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अरे ये तो पता है ना, कार्बन मतलब ये हाइड्रोजन भी एन पे, जोड़ूं क्या? CH3 CH3 CH, ऐसी स्ट्रक्चर दिखे सेकंड नंबर पे मिथाइल, तो इसको बोलेंगे हम आइसो। एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ हो? 4 से जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं नियो। बात समझ में आ गई? तो नियो के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 5 चाहिए, क्योंकि एक कार्बन 4 से जुड़ा रहेगा। बात समझ में आई क्या? बोलो। ठीक है, तो ये पहचान ध्यान रखना है आपको, लिखो इसको। आईयूपीएसी में ये सारे नाम काम आएंगे कि आइसो किसको कहना है, नियो किसको कहना है। एक बालक पूछ रहा है सर एग्जाम में नोमेनक्लेचर भी आएगा, मतलब नोमेनक्लेचर भी आएगा क्या? आएगा क्या? सिलेबस में तो आएगा यार, क्यों नहीं आएगा? दूसरी बात, इस चैप्टर के अंदर आपके एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी की बातें तो कवर करके चलो, सबसे बड़ी बात ये। लिख लिया? हटाएं इसको। तो कुल मिला के आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखनी है, ये 3 बातें याद रखनी है, बार बार नाम में यही रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। एन, आइसो, नियो। एन का मतलब अनब्रांच, नियो का मतलब सेकंड नंबर पे मिथाइल जुड़ेगा, और आइसो का मतलब सेकंड नंबर पे मिथाइल जुड़ेगा, और नियो का मतलब एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए नजर आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि पेंटेन के आप तीनों फॉर्म बना लो तो क्या क्या होगी? पेंटेन के ये तीनों आइसोमर बना लो तो 3 बना सकते हो। एन पेंटेन बना लोगे, दूसरा क्या बनेगा? आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और तीसरा नियोपेंटेन। बनाओ जरा, देखा कैसे बनेगा।
ये तीनों इसके कहलाते हैं क्या? आइसोमर। आइसोमर भी है ना आपके सिलेबस में, लास्ट टॉपिक है आइसोमर, आइसोमेरिज्म। तो हर एक चीज़ काम आने वाली है जो आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे। जल्दी से बना लो पेंटेन के, कैसे कैसे बनेंगे ये। बन गए? ठीक है। एन पेंटेन कैसे बनाना है? सीधी स्ट्रेट लाइन बना देनी है। कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। हाइड्रोजन जोड़ना हमको आता ही है, CH3 CH2 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 CH3। कौन सा पेंटेन बन गया? एन पेंटेन। नियो कैसे बनाएंगे सर? सेकंड नंबर पे क्या जोड़ना है? मिथाइल जोड़ना है। टोटल कार्बन कितने चाहिए? कितने हो गए? 2 जोड़ लो, बन गया क्या? हाइड्रोजन पूरे कर लो। CH3 CH3 CH CH2 CH3। बात समझ आई क्या? ठीक है। नियो कैसे बनाना है? 1 कार्बन से 4 कार्बन जोड़ने। टोटल पेंट 5 कार्बन हो गए क्या टोटल? बिल्कुल। तो ये बन गया CH3 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 CH3। सबका ये बनाए क्या? ठीक। एक एक बात आपको अच्छे समझ में आई, क्योंकि अब आगे कन्फ्यूजन आएंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, राइसोब्यूटाइल क्या है, नियोपेंटाइल क्या है, तो एक एक बात को अच्छे से समझते हुए चलना। बहुत सीक्वेंस में आपको इसलिए समझा रहा हूँ। क्लियर है? हटाएं इसको। ठीक है, ये बन गए पेंटेन के। ऐसे ही अगर आपको ब्यूटेन का पूछा जाए, ब्यूटेन, ब्यूटेन में तीनों बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। कौन कौन से बनेंगे? 2 ही बनेंगे। कौन कौन से 2? एन ब्यूटेन बनेगा और आइसो। पेंटेन क्यों नहीं, नियो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर नियो के लिए कितने कार्बन चाहिए? बस। बात समझ में आई क्या? यही बनेगा क्या इसका आइसोप्यूटेन? बताओ। ठीक है, वेरी गुड। CH3 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 CH CH3 CH2 2 CH3। नियोपेंटेन को एक्टिव एमाइल नहीं बोलते, एमाइल रेडिकल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, YL रेडिकल में लगते हैं। अभी रेडिकल की पढ़ेंगे नेमिंग। हो गया ये? चलो, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गए एल्केन के लिए। एल्कीन का हम लोग जब कॉमन नाम करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए, एल्कीन के लिए एल्कीन का कॉमन नेम जो होता है वो किया जाता है एल्काइलिन से। एल्काइलिन किस नाम से करते हैं? एल्काइलिन से। तो जैसे एग्जाम्पल लेगा वो पहला, सबसे पहली एल्कीन कौन सी है? यही है क्या? तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? अच्छा, ये पता है कि केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री में एल्क वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। तो एल्क वर्ड हमेशा कार्बन की संख्या को बताता है। तो कितने कार्बन? 2 कार्बन के लिए वर्ड एथ, पीछे क्या लगाना है? एथिलीन। एथिलीन ना बोले क्या बोलेंगे? इथाइलिन। ठीक है, तो फिर अगला, एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या आ गया? वहां पे एक कार्बन जुड़ गया,
तो यहाँ क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन हो गए, 3 के लिए का वर्ड प्रोप, पीछे क्या लगेगा, आइलीन, नाम हो गया प्रोपाइलीन। बस 2 बहुत है, ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए कि डिफरेंस क्या है। क्लियर है भाई? अरे बोलो, ठीक है। लिख लिया? एक का नाम आप बताओगे, बताओगे क्या? चलो देखते हैं, देखा आप लोग बताओगे इसका नाम। क्या होगा, वेरी गुड। बस आपको ये ग्रुप पकड़ना आना चाहिए कि सर ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, आइसो है क्या? तो आइसो और कितने कार्बन, क्या बन गया, आइसो ब्यूटाइलिन। वेरी गुड, कर लोगे इस तरह के नाम? लिख लिया? चलो, तो ये थी एल्किन की बात। एल्किन के बाद एल्काइन के लिए भी देख लो, क्योंकि अपने तो मेनली एल्केन एल्किन एल्काइन ही है। एल्काइन, एल्काइन की जो कॉमन नेमिंग होती है वो करते हैं हम लोग किस नाम से, एसीटाइलिन। किस नाम से करेंगे, एसीटाइलिन। तो जैसे पहला उदाहरण ले लिया आपने, एग्जाम्पल फर्स्ट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोला गया क्या, एसिटाइलिन। एक नोट लगाओ इससे पहले, लिख लिया, एल्काइन लिख लिया? लिखो, एल्काइन का कॉमन नेम, एल्काइन का कॉमन नेम ये लिखा हुआ है, एसिटाइलिन। लिख लोगे, एसिटाइलिन। हिंदी वाले इसको क्या कह सकते, एसिटिलीन। तो एक ही बात है, ध्यान रखना, एसिटिलीन और एसिटाइलिन। इंग्लिश में थोड़ा सा स्टाइल में बोलते हैं एसिटाइलिन, हिंदी में सीधा सा एसिटिलीन। तो एसिटाइलिन के नाम से किया जाता है, एसिटिलीन के नाम से किया जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो उदाहरण देखें हम लोग पहले। इसका एग्जाम्पल ले लिया आपने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको आप बोलते हो एसिटाइलिन। तो जो दूसरा एक कार्बन जोड़ा, एक कार्बन हटा करके, एक हाइड्रोजन हटा करके एक कार्बन जोड़ दिया, तो ये बन गया ये। तो इसका नाम ऐसे करते हैं कि ये एसिटाइलिन ही है, ठीक है? तो इससे नाम बन गया क्या, मिथाइल एसिटाइलिन। लिख लो, ये वाला चला दूं क्या ऐसी थोड़ी देर के लिए?
अब बात करते हैं उन लोग जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है उनका जो नाम होता है वो कैसे करते हैं। तो लिखो कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का सामान्य नाम कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्योंकि अब तक तो अपन लोग किसकी बात कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन की, एल्केन एल्केन एल्काइन की। अब एल्केन एल्केन एल्काइन में एक हाइड्रोजन हट करके क्या आ जाए, कोई दूसरा ग्रुप आ जाए। जैसे एक कार्बन हटकर मिथेन में से एक हाइड्रोजन हट करके OH आ गया, क्या बन गया, मिथाइल एल्कोहल बन गया। तो उसका नाम कैसे करना है अपने को, ठीक है। पहला जैसे, तो इसमें नामकरण करते कैसे, ये RH, ये एल्केन है क्या, या यूं कह सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। तो जैसे ये एक तरह से यही है आपके CH4 ही है, R को अपन CH3 और H ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये की तो बात है। CH3H को मैंने CH4 बोल दिया, तो CH3 कोई एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल समूह होता है, और H अलग से करके लिख दिया मैंने समझाने के लिए। अब आपको इसका डेरिवेटिव बनाना है, इसका व्युत्पन्न बनाना है, तो आप क्या करते हो, एक हाइड्रोजन हटाते हो तभी तो बनता है, और कोई ग्रुप जोड़ देते हो, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे RZ बन जाएगा। तो ये RZ जो बना, ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो गया, क्या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो गया, व्युत्पन्न। तो कुल मिला के ये तो समझ में आ गया, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव जो व्युत्पन्न होता है वो किस तरह से बनता है, एक हाइड्रोजन हटा करके कोई दूसरा ग्रुप लगाने से। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, जैसे ये CH4 था, CH4 में मेरे को क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है, तो डायरेक्ट CH4 में तो OH जोड़ नहीं सकते, एक हाइड्रोजन हटेगा फिर जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा वो CH3OH। ये तो समझने के लिए लिख लिया अपन ने, CH3OH। अब इसका नाम कैसे आएगा, तो इसका नाम करने का देखो तरीका क्या है। तो जब भी हम लोग इसका नाम करते हैं तो इसका नाम इस तरह से करते हैं कि जो ये R होता है, R तो होता है आपके मूलक, रेडिकल। रेडिकल सुना है, रेडिकल कब बनता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है। जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन जाता है, मिथाइल बन जाता है, जिसको हिंदी में मैथिल कहते हैं। एथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इथाइल या एथिल बन जाता है। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो प्रोपाइल बन जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन तो हटाना ही पड़ेगा इन ग्रुप में से। तो हाइड्रोजन जिस ग्रुप में से हटाने के बाद जो समूह बचता है उसको हम लोग रेडिकल या मूलक कहते हैं, ठीक है। तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब मूलक के नाम है। और जेड कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, एल्कोहल हो गया, एमीन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी इसका नामकरण करते हैं तो इनका नामकरण हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, दो भागों में बांट करके। तो आर जेड का जो आप नामकरण करोगे वो ऐसे करते हो, तो ये जो जेड होता है, ये जेड क्या है, यहाँ पे जेड होता है ग्रुप, जेड होता है कोई भी ग्रुप, और यहां लगता है उसका अलग से नेम। जैसे मैंने अगर यहां लिया होता SO3H तो इसका नाम बनता सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। अगर मैं यहां पे लगाता OH तो नाम होता इसका एल्कोहल, सुना है ना ये सब। अगर मैं लगाता NH2 तो नाम होता एमीन। अगर मैं यहाँ लगाता O तो होता ईथर।
पर ध्यान रखना ईथर की दोनों वैलेंसी फ्री होती है, पता है ना। ईथर। फिर अगर मैं यहां लगाता COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, मैं लगाता यहाँ पे C+O, कीटोन। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा होगा तो ये वाले नाम यूज्ड होंगे। अगर मैं लगाता X, हैलाइड, अब जैसे F होता तो फ्लोराइड आ जाता, Cl होता तो फ्लोराइड आ जाता है। समझ आई बात। तो एक काम करो, पहले ये वाला लिख लो, पहले वाला, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। ये लिख लो इतना। लिख लिया। अब ये जो आरजेड का नामकरण है वो देखो कैसे करना है। इसमें आर जो होगा, आर होता है हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोकार्बन मूलक। मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो जेड होता है, जेड होता है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हो, ग्रुप भी बोल सकते हो, समूह भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, चाहे तो फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये ग्रुप होता है या फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये दोनों लिखो और ये टेबल बना लो साइड में। यार इनको हिंदी में लिखूं क्या? सल्फोनिक अम्ल, अल्कोहल, जरूरत है क्या? बालक कह रहा है सर हिंदी में भी लिखो इसको। हिंदी में वो लिख दिया ना नाम, रेडिकल का मतलब मूलक होता है। अब एमीन को तो हिंदी में भी एमीन ही कहते हैं, और एल्कोहल को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे नालायक, एल्कोहल ही कहते हैं। इनके हिंदी नाम यही है, क्या इसको हिंदी इंग्लिश में लिखूं? वहां पे लिखे हुए ऐसे ही आएंगे, हिंदी में नहीं लिखे हुए आएंगे। इनको ऐसे ही पढ़ने की आदत डालो। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट की आवाज़ ज़्यादा आती है माइक में, आप तो बोल ही गा रहे हो। कोशिश ये करो भाई, एमीन को हिंदी में एमीन ही कहते हैं तो एमीन ही लिखो, ईथर को ईथर ही कहते हैं, कार्बोक्सिलियम को कार्बोक्सिलियम, कीटोन को कीटोन कहते हैं, एलाइड को एलाइड कहते हैं। इसकी हिंदी क्या लिखूँ मैं? यही है इसकी हिंदी। लिख लिया? साइंस की जो टर्मोलॉजी जिस तरह से पेपर में आती है, आप कोशिश किया करो उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ो। ज़बरदस्ती की हिंदी मत बनाया करो, क्योंकि वो काम नहीं आएगी, ना पेपर में आएगी।
फिर तुम वहाँ जाके दुखी हो गए, सर इसका मतलब तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि आपने समझने की कोशिश ही नहीं की जब समझाया जा रहा था। आप हिंदी ही पकड़ के बैठे हुए थे, हिंदी का ही काम नहीं आनी। और हाँ, जहाँ जरूरत पड़े, जैसे रेडिकल का मतलब हिंदी में मूलक होता है तो लिखा ही है, हर वर्ड का मतलब है, जिसकी हिंदी की इंग्लिश है ना वो सारा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। पर कीटोन को हिंदी में कीटोन ही कहते हैं, तो मैं उसको कीटोन नहीं लिखूंगा। अगर तुम कीटोन को कीटोन नहीं पढ़ पा रहे तो फिर रहने दो, फिर कुछ नहीं हो सकता। सही है, सीधी सी बात है। तुम साइंस वाले हो रहे हो और इतने टाइम से हो गया पढ़ा, कीटोन को कीटोन बोलना नहीं आ रहा, तुम चाह रहे हो कीटोन न लिखें, तो फिर रहना, तो फिर नहीं होगा। फिर तुमको इसमें इतनी झंझट है तो फिर तुम केमिस्ट्री फिजिक्स तो पता नहीं होगी तुम्हारी, कभी जन्म जन्म में नहीं होगी। तो ऐसा मत करो कि जो आपके आगे सिलेक्शन में दिक्कत दे, ठीक है ना। अपन तैयार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई 5 छठी क्लास नहीं पढ़ रहे। चलिए देखिए, अब इसका जो नामकरण करते हैं तो इनका नामकरण करते हैं इस तरीके से, इसका लगाया जाता है प्रीफिक्स। अब जैसे इसकी हिंदी है तो मैं लिखूंगा बिल्कुल, क्योंकि प्रीफिक्स को हिंदी वाले पढ़ के आए थे एक वर्ड पूर्व लग्न, तो जिसकी है मैं खुद ही लिख दूंगा, टेंशन मत लो। और इसके लिए लगाते हैं सफिक्स, सफिक्स को बोलते हैं हिंदी में अनुलग्न। तो आप घबराओ मत, जितनी आपको जैसे जरूरत है वो सब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आप केमिस्ट्री समझने पे ध्यान दो, हिंदी इंग्लिश पे ध्यान मत दो। पूर्व लग्न इसका लगेगा और अनुलग्न इसका लगेगा। पूर्व का मतलब जो पहले लगता है, इसलिए नाम है प्रीफिक्स, और सफिक्स अनु, अनु मतलब जो बाद में लगता है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल, इसको लिख लो, फिर मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लिख दिया, ठीक है। जैसे अब वो एग्जांपल लिया था जो भी हमने, CH3OH ले लिया, CH3OH आपने ले लिया, CH3NH2, ठीक है, आपने ले लिया CH3OCH3, आपने ले लिया CH2OCH3, ठीक है। तो इनके नाम कैसे करने हैं, तो तरीका वो का वही है जो भी हमने पढ़ा, कि ये क्या है, ये R है क्या, और ये Z है क्या। तो जो R होता है, R का क्या लेना है आपको, R का प्रीफिक्स लेना, क्योंकि R एल्किल समूह है, रेडिकल है, मूलक है, तो इसका पूर्वनाम लगाते हैं। अब आपको पता है कि RCH3 है, तो CH3 के लिए वर्ड क्या आता है, मिथाइल आता है क्या, हिंदी में मेथिल कहते हैं अपन, ठीक है, हो गया। Z, OH का Z, तो OH जो है उसका अनुलग्न लगेगा, तो Z का आपने लिख दिया, OH का क्या आता है, एल्कोहल आता है। ये क्या है, इसके अनुलग्न, अनुलग्न को क्या कहते हैं, सफिक्स, यहाँ लिख दिया मैंने हिंदी में, अनुलग्न कहते हैं। तो नाम क्या हो गया भाई इसका, मिथाइल एल्कोहल। बात समझ में आई क्या। तो CH3OH का अगर आपने नाम मिथाइल एल्कोहल लिखा है तो ये कौन सा नाम है, IUPAC नाम है क्या, ये कॉमन नेम है। IUPAC में तो मेथेनॉल बोलते थे इसको। कहानी समझ में आ गई। एक एक वर्ड अच्छे से समझ लो, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, पर अगर ढंग से सुनोगे तो याद रहेगा। फिर अगली बात, अब अगला तो आप फटाफट से कर लोगे, क्या आएगा, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा CH3 का नाम मिथाइल, और NH2 का क्या लगेगा, एमीन। नाम क्या बन गया, मिथाइल एमीन। क्लियर है क्या कहानी, मिथाइल एमीन। इधर, अब इधर आपको ये देखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे ईथर है क्या, ये लो भाई, ईथर को मार्क कर लो। तो सर ये दोनों जो है, ये दोनों R की तरह काम करेंगे क्या, दोनों एल्किल समूह है, क्या क्या नाम, मेथिल मेथिल है क्या, और 2 मेथिल है तो डाई मिथाइल। अब पीछे अनुलग्न किसका लगेगा, ग्रुप का, और इसका क्या लगता है, सफिक्स ईथर। नाम बन गया क्या, डाई मिथाइल ईथर। समझ आई क्या। अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी यहाँ पे कि ये रहा सर ईथर, और ये क्या है, इथाइल है, और ये क्या है। अब सर 2 सब्स्टिट्यूट है इस पे, एक तरह से 2 प्रतिस्थापी है, तो इथाइल भी लिखना है और मिथाइल भी लिखना है, तो नाम कौन सा सही, इथाइल मिथाइल ईथर या मिथाइल इथाइल ईथर। क्यों, जब भी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी आ जाए, नाम कैसे लिखा जाता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है। बात समझ में आ गई क्या। तो इनको जो अरेंज करोगे आप, इनको अरेंज करोगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। समझ आई क्या, वेरी गुड।
तो नाम हो गया इसका इथाइल, मिथाइल, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे भाई? एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। समझ आई? कर लो कॉपी। अपनी क्लास में कितने जने हिंदी वाले? हाथ खड़े करो एक बार। प्योर हिंदी है ना? दिक्कत आ रही है क्या आपको लिखने में? तो जब आपको नहीं आ रही तो किसी को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपन सब हिंदी वाले हैं। चलो अच्छी बात है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब क्या है? जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। वेरी गुड। कर लिया कॉपी? कर लो फटाफट से। लिख लिया? अब तो एक क्वेश्चन कर लोगे फटाफट से? चलो देखते हैं, देखा कौन सबसे पहले आंसर देता है। जल्दी से इन दोनों का नाम लिख लो। बस सब इंटेलिजेंट हो तुम लोग, क्यों टेंशन लेते हो? अच्छा पहले पहले उधर मैंने पहले मेथिल लिखा है तो पहले मेथिल लिखेंगे ना? पहले लिखने से मतलब नहीं है, मतलब किससे? अल्फाबेट से। अल्फाबेट में जो पहले आएगा वही लिखा जाएगा। आगे आंसर? वेरी गुड। क्या आएगा इसका नाम? ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। क्या लगेगा इसका? तो पीछे कीटोन लगेगा। और ये दोनों मिथाइल है तो नाम डाई मिथाइल कीटोन। वेरी गुड। और अगले वाले का ये इथाइल है, ये मिथाइल है। एथिल मेथिल कीटोन या इथाइल मिथाइल कीटोन। कहानी समझ में आ गई? वेरी गुड। तो अब ये तो हो गए इनके नाम, पर इनके नाम अभी तक अपन ने कहा सीखे कि सर CH3 को मेथिल बोलते हैं, ये तो अपने पुराना पता है। इसको मेथिल बोलते हैं, इसको एथिल बोलते हैं, ये नहीं सीखे। तो रेडिकल के नाम इंपॉर्टेंट है कि ये नाम कैसे करते हैं। तो हेडिंग लगाओ अब। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, किसकी? कंपाउंड नहीं, रेडिकल। पहले रेडिकल की नेमिंग भी तो मालूम पड़े, वरना चेन पे आप लिखोगे कैसे कि चेन पे जो जुड़ा हुआ उसका नाम क्या है? हिंदी वाले क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन मूलकों का नामकरण। अच्छा, एक बालक ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो था ना, ये इसका ये नाम क्या है? डाइमिथाइल कीटोन। इसी का एक नाम होता है एसीटोन। बता रखा है क्या आपको? ये इसका कॉमर्शियल नेम है, ध्यान रखना, व्यापारिक नाम। और इसका यूज कहाँ करते हैं बताया था क्या आपको? अभी तक डिस्कस थोड़ी हुआ कभी। तो इसका
यूज करते हैं नेल पेंट रिमूवर में, ये कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, नेल पेंट रिमूवर, ठीक है। तो एसीटोन इसका कौन सा नाम है, कॉमर्शियल नेम है, किसका, डाइमिथाइल कीटोन का, ठीक है। चलो क्लियर है बात। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के रेडिकल की नेमिंग कैसे करनी है, ढंग से समझना। ये है आपके पास RH, हाइड्रोकार्बन है क्या, और कौन सा एल्केन है क्या, अरे है ना, ये ऐसा ही तो है ना। अगर ये RCH लेता तो इसका नाम क्या होता, मीथेन, CH3H मीथेन। और अगर मैं C2H5 लेता, C2H5 और H क्या होता, C2H6 एथेन होता, अरे है ना। हाँ देखो इधर, अब आपने क्या किया, इसमें से निकाल दिया एक हाइड्रोजन, तभी तो क्या बनेगा, मूलक बनेगा, रेडिकल बनेगा। तो ध्यान रखना रेडिकल किससे बनते हैं, एल्केन या हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर बचा हुआ समूह या ग्रुप क्या कहलाता है। तो इसको R- लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंसी फ्री हो गई। तो अब ये जो ग्रुप कहलाएगा, ये कहलाएगा एल्काइल। तो एल्क तो है ही है, एल्क का मतलब तो कार्बन, और मूलक या रेडिकल बनने के बाद पीछे लग जाता है क्या, YL। बात समझ में आ गई, एल्काइल। तो अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि सर अगर मैं इसको मेथेन रख रहा होता, अगर सर मैं यहाँ पे CH4 मेथेन रख रहा होता तो माइनस हाइड्रोजन करने के बाद ये बनता CH3, यही बनता ना। अच्छा ये फ्री एलन से इधर लिखूं या उधर, किधर भी लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो इसको ही मैं क्या बोलता, अब ये मीथेन है, तो ये एल्केन है तो एल्काइल बन गया, तो ये मीथेन है तो मिथाइल बन जाएगा। कहानी समझ में आई, वेरी गुड, करो कॉपी। तो पहले मैं एक बार रेडिकल की डेफिनेशन लिखा दूं, लिख लो, चलो लिखो, एक लाइन लिखो, हेडिंग तो लगा दी ना। तो लिखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर, मतलब हटाने पर, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाने पर बना समूह, बना ग्रुप या समूह क्या कहलाता है, रेडिकल, और हिंदी में क्या कहते हैं, मूलक कहलाता है। समझ आ गई क्या बात। अब इसको लिख लो, एक एक बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी, बस आप सुनो जितना सुन सकते हो। लिख लिया, चलो हटा इसको। तो मेथेन में से हटाया तो मिथाइल बन गया, एथेन में से हटा दें, एथेन से हटाएंगे तो क्या बनेगा, एथेन होता है C2H6, इसी को मैं ऐसे लिख दूं क्या, CH3 CH3 ऐसे लिख दूं। पर अगर मैंने इसमें से हाइड्रोजन हटा दिया, माइनस हाइड्रोजन कर दिया, यहां से कर दिया सपोज मैंने, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 एक वैलेंसी फ्री। तो ये एथेन है, ये क्या बन गया, पीछे क्या लगेगा, IL, IL नहीं YL, तो नाम हो गया इथाइल। और ये क्या है, इथेन। समझ आ गई क्या बात। अरे लिखो मत साथ में, इधर देखो,
तो इसमें अगर मैंने यहां से निकाली तो इथाइल बना, और अगर इस जगह से निकालूंगा तो एक ही बात है सर, क्योंकि इधर से निकालेंगे नंबरिंग 1 2 इधर से दे देंगे, और इधर से निकालेंगे तो 1 2 नंबरिंग इधर से हो जाएगी। तो एक ही बात है, इथाइल के अंदर कहीं से भी वैलेंसी निकाल दो एक ही बात होती है। लेकिन अगर अपने पास है 3 कार्बन वाला, तो एथेन का तो एक ही तरह का बन सकता है इथाइल। अगर 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला कौन होता है अपने पास? C3H8, CH3, CH2, CH3। अब यहां पर भी एक हाइड्रोजन निकालना है, तो यहां पे तो 2 अलग अलग जगह से निकाल सकते हैं। कहां से? अगर मैं यहां से निकालूं तो अलग चीज बनेगी, यहां से निकालूं तो, लेकिन यहां से निकालूं तो सेम ही बन जाएगी। किसके जैसी? इसके जैसी। तो सर प्रोपेन के 2 तरह के रेडिकल बन सकते हैं हाइड्रोजन निकालने पे, तो वो 2 तरीके के ये हैं कि अगर सर यहां से निकालेंगे तो बन जाएगा आपका CH3, CH2, CH2, और ये वैलेंसी फ्री। उसका नाम क्या कहा जाएगा? चलो पहले बना लेते हैं। और यहां से निकाले तो CH3, CH वैलेंसी फ्री, और CH3। दोनों के नाम एक ही होंगे क्या? एक तो नहीं होंगे, तो क्या होंगे बताओ? तो ये सीधी श्रृंखला है क्या? ब्रांच है अनब्रांच है? और अनब्रांच के लिए क्या यूज करते थे? क्योंकि कॉमन नेम है, कॉमन में N आइसोनियो आएगा जहां भी लगेगा, तो कॉमन में जहां भी स्टेट आएगा उसका नाम होगा N। कितने कार्बन? प्रोप। और सर एक हाइड्रोजन हटने के बाद पीछे क्या लगता है? YL लगता है ना, तो प्रोप YL क्या बन गया? प्रोपाइल। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। इधर तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो, इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है? CH3, CH3, CH, ये एक ही है क्या? सेकंड नंबर पे मिथाइल जुड़ रहा है, और इसमें 1 2 1 2, ये आप लोग इसकी बात करोगे तो यहां भी इस तरह से, यहां पे इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है। इसको मैं ऊपर ले लूं तो ये बात बनेगी ना, इसको मैं उठा के यहां लगा दूं ना तो ये तो बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ आइसो वाली कंडीशन दिख रही है क्या? बिल्कुल। तो ये कौन सा हो गया? आइसो। और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और पीछे क्या लगेगा? क्या बन गया? समझ आई? तो अब देखो कार्बन चेन, जैसे आप IUPAC पढ़ोगे, क्यों रामायण इतनी पढ़ रहे हैं अपन? इसलिए कि कार्बन चेन पढ़ोगे और वहां पे ये आएगा, तो ये मेन चेन, और आप फटाफट से बोलोगे 1 2 3, 3 पे कौन सा ग्रुप है? 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन। समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं? कि सर हमारे तो IUPAC है, ये क्यों पढ़ा रहे हो जबरदस्ती? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं, IUPAC में काम ही यही आएगा। जब ये जोड़ोगे ना तब इनके नाम पता होने जरूरी है। ठीक है, और ये आपके NCERT में है, आपको याद रखना है हर हाल में। चलो कॉपी करो। बहुत बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो जानना ज्यादा जरूरी है, तब समझ में आती है उसकी बात। अच्छा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर इसमें 3 कार्बन में आपने N प्रोपाइल लगाया, तो ऊपर वाले में N इथाइल क्यों नहीं लगाया? 2 कार्बन तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। अरे है ना, 2 कार्बन तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, दोनों स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आप क्योंकि सर मेरे को यहाँ नहीं जोड़ना, मेरे को यहाँ जोड़ना है, तो इन दोनों के बीच में भी स्ट्रेट लाइन है। आप क्यों नहीं, मेरे को 1 कार्बन यहाँ रखना, दूसरा इधर जोड़ना है, तब भी स्ट्रेट लाइन है। 2 कार्बन ऑलवेज
स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, इसलिए स्ट्रेट लाइन और अनब्रांच के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एन। पर 3 कार्बन में आपको पता है 3 कार्बन ऐसे भी जुड़ रहे थे, सीधा भी लग सकते थे, एन भी बना सकते थे, आइसो भी, इसलिए वहां पे आपको एन लिखने की जरूरत पड़ती है। समझ आ गई बात? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हो गया क्लियर? तो अब आपको एनसीईआरटी के अंदर और देखो दे रखा है क्या क्या। एक तो दे रखा है ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन के रेडिकल आपको हर हाल में याद होने चाहिए। ब्यूटाइल क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, और अगर आइसोब्यूटाइल बन सकता है तो वो क्या है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, ब्यूटेन की। तो मेथेन एथेन हो गए, ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। तो आज का टाइम हो गया। अब आपका काम क्या है, आप कोशिश करेंगे घर पे अगर अब बात से बने तो C4H10 के कौन कौन से रेडिकल कहाँ कहाँ से निकलेंगे तो बन सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको, आपके लिए होमवर्क, कल अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रही है केमिस्ट्री अच्छे से? ओके, थैंक यू सो मच।